नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा यानी लास्ट क्लास में आपका कंपनी अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं नई सब्जेक्ट, जिसमें एक वीडियो या एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो इस क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपकी सेकंड नंबर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कंपनी अकाउंट्स का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और उससे करें, ताकि आपको विद्युत विभाग की जो बहु प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा है जूनियर अकाउंटेंट, वो जल्दी ही आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है या इच्छुक है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका ये कंपनी अकाउंट्स वाला आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड जो लास्ट क्लास थी उसमें कंपनी का बेसिक देखा था। आज इस क्लास के माध्यम से और आगामी जो भी क्लासेस रहेगी, ठीक है, तो वो सभी क्लासें आपकी प्रैक्टिकल रहेगी। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका ये अंश निर्गमन संबंधी लेखांकन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, यानी अंशों का जो इशू किया जाता है, निर्गमन किया जाता है, उसके रिगार्डिंग किस प्रकार से लेखांकन की प्रोसेस अपनाई जाती है या लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये कंपनी अधिनियम 2013, यानी कंपनी एक्ट दो आपका नया एक्ट है 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिए हिसाब की पुस्तकें रखना अनिवार्य है। कंपनी में सभी जो भी लेखे हैं, वो लेन देन है, वो दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही रखे जाते हैं। कंपनी में कुछ व्यवहार सौदे विशेष प्रकृति के होते हैं जो अन्य व्यापारिक संगठनों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक संगठनों में जो अन्य सौदे नहीं पाए जाते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं पाए जाते हैं, उनको इस चैप्टर में देखेंगे। इस प्रणाली में ऐसे व्यवहार अंशों का निर्गमन, यानी कौन कौन से व्यवहार आएंगे इसमें, एक तो अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, उनका फॉरफीचर किस प्रकार से होता है, और रीइश्यू क्या होता है, से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अंशों का निर्गमन होता है वो 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। एक तो होता है एट पार, एक एट डिस्काउंट, एक होता है आपका एट प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे सममूल्य के बारे में बात करेंगे पहले, यानी एट पार के बारे में बात करेंगे। तो अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किस पर है, एट पार पर यहाँ पे निर्गमन हो रहा है। तो अब इसमें दो स्थिति होती है, एक तो अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान मांगे जाने पर, और उसके अलावा जो शेयर्स होता है उन पर किस्तों में जो राशि मांगी जाती है। दोनों प्रकार की सिचुएशन, दोनों प्रकार की एंट्रीज देखेंगे, यानी एक साथ एंड लमसम पेमेंट मांग लिया जाता है एप्लीकेशन पर ही, यानी एप्लीकेशन पर भी आपका अलॉटमेंट और इसके अलावा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है, उसकी राशि एक साथ मांग ली जाती है। फर्स्ट स्थिति ये हो गई। सेकंड स्थिति आपकी रहेगी कि जो भी राशि है एप्लीकेशन के अलावा जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, उनकी राशि किस्तों में मांगी जाती है, तो उसमें किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, यानी संपूर्ण या पूर्ण भुगतान मांगे जाने पर, यानी शेयर्स पेबल इन लमसम है। तो अंश पूंजी प्राप्त करने के माध्यम होते हैं, इसलिए यानी जो भी अंश होते हैं वो अंश पूंजी कंपनी को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए अंशों को जारी किया जाता है, जिससे पूंजी प्राप्त होती है। तो अंश पूंजी प्राप्त करने के माध्यम होते हैं, इसलिए अंशों के निर्गमन पर जो शेयर अकाउंट होता है, यानी क्या होता है, अंश खाता होता है, तो शेयर अकाउंट के को क्रेडिट न किया जाकर, किसको, यानी शेयर अकाउंट को क्रेडिट न किया जाकर किसको, शेयर कैपिटल अकाउंट को, क्या शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। किसको क्रेडिट किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जब कंपनी अंशों की पूर्ण राशि का एक साथ भुगतान मांगती है तो अंश आवेदक संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ, यानी जो एप्लीकेशन के साथ में ही बैंक में जमा करा देता है। कंपनी की दशा में अंशधारियों की संख्या अधिक होने के कारण अंशधारियों के व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते, यानी पर्सनल अकाउंट इनके नहीं खोले जाते। एक मुश्त भुगतान की दशा में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोला जाता है, यानी एक मुश्त भुगतान होगा तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का खाता है वो एक तरह से कमांड रूप में खोल दिया जाएगा। जो अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंटेशन करता है, ये खाता व्यक्तिगत लगता है, लेकिन वास्तव में ये व्यक्तिगत खाता ही है। ये ध्यान रहे कि अभी विविध प्रकार के अंशों के लिए अलग अलग अंश पूंजी खाते तथा आवेदन
एवं बंटन खाते खोले जाते हैं। यदि अंशों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होती है तो इसकी प्रविष्टियां इस प्रकार से होगी। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी अंशों की राशि एप्लीकेशन पे प्राप्त होती है, अलॉटमेंट पे होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, तो इनके अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। अगर अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त होती है तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। तो ये यहाँ पे व्यवहार है, फिर आपकी डेट है, फिर जनरल प्रविष्टि है और धनराशि, कौन सी धनराशि आएगी। तो फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर, यानी एप्लीकेशन के साथ में जो संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है उस संबंध में क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, आवेदन करने की अंतिम तिथि आ जाएगी। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या हो जाएगा, यानी टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये निरीक्षण इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जो भी जितने भी शेयर्स है और जो भी शेयर्स है उनके पर शेयर क्या है वैल्यू वो आ जाएगी। और राशि कौन सी आएगी, अंश आवेदन पर प्राप्त वास्तविक राशि, यानी अंश आवेदन पर जो जैसे मान के चलो 50,000 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, एक मुश्त राशि, तो वास्तविक प्राप्त राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, वास्तविक जो प्राप्त राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड देखें तो अंशों का आवंटन करने पर बंटन करने की तिथि है, बंटन करने की तिथि यहाँ पे आ जाएगी। तो आवंटन करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट है। तो आवंटित अंशों पर आवेदन पर मांगी गई राशि से, यानी जो आवंटित अंशों पर आवेदन पर जो राशि मांगी गई है उस राशि से यहाँ पे इनकी राशि आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यानी ये तो आपका एक लमसम पेमेंट हो गया। अब किस्तों के बारे में बात करें तो मोस्टली जो कंपनियां होती है वो किस्तों में राशि मांगती है। अंशों का किस्तों में भुगतान के बारे में बात करें तो शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट है। तो अंशधारियों की सुविधा की दृष्टि से अंशों की संपूर्ण राशि कंपनी एक मुश्त न मांगकर उचित समयांतर से किस्तों में मांगती है। जब राशि किस्तों में मंगाई जाती है तो सभी किस्तों के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है। जैसे किस्तों में होगी तो अलग अलग खाता खोला जाएगा, एक तो खोला जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला जाएगा, एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोला जाएगा, एक शेयर फर्स्ट कॉल खोला जाएगा, एक शेयर सेकंड कॉल खोला जाएगा, एक शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी जो भी लास्ट कॉल होती है तो उसके आगे फाइनल कॉल लिखना अनिवार्य होता है। तो अंश द्वितीय अंतिम मांग खाता है शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट ये खोले जाएंगे। ये सब खाते वास्तव में व्यक्तिगत खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये खाते अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस कारण से व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अंशों का किस्तों में भुगतान होने पर कंपनी के लेखा पुस्तकों में लेके इस प्रकार से किए जाएंगे। किस प्रकार से किए जाएंगे वो देखें। ट्रांजेक्शन है डेटा आपकी जनरल प्रविष्टि और धनराशि है। तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर तो यह डेट आ जाएगी आपके यहाँ पे, आवेदन करने की अंतिम तिथि हो जाएगी। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या हो जाएगी, एन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो भी शेयर्स है एट रुपीज जो भी आए वो यहाँ पे आ जाएगा निरीक्षण में। और आवेदन पर प्राप्त वास्तविक राशि, यानी वो आवेदन पर जो प्राप्त वास्तविक राशि हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मान के चलो आपका 10 रुपये का शेयर है तो एप्लीकेशन में 3 मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में 3 रुपये मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड या फाइनल कॉल में 2 रुपये मांग रहे हैं, तो 3 रुपया है, ठीक है। तो वो 3 रुपया आपका यहाँ पे आवेदन पर प्राप्त वास्तविक राशि हो जाएगा। आवंटन पर आवेदन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। अब इनका अलॉटमेंट करेंगे तो बंटन की तिथि आ जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। आवंटित अंशों पर आवेदन पत्र के साथ जो मांगी गई राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। अंश आवंटन पर आवंटन राशि देय होने पर अब अलॉटमेंट की राशि ड्यू हो जाती है तो उसमें एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी और मांगी गई कुल आवंटन राशि यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद में जो आवंटन राशि का भुगतान प्राप्त होने पर अब जरूरी नहीं कि जो राशि मांगी गई वो राशि यहाँ पे प्राप्त हो सकता है कई बार संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, कई बार कई ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं वो जमा नहीं करवा पाते हैं, तो यहाँ पे जो एक्चुअल राशि प्राप्त होती है उसी की एंट्री की जाएगी। तो आवंटन राशि भुगतान प्राप्त होने पर बंटन राशि प्राप्त की तिथि आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, आवंटन पर प्राप्त वास्तविक राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये तो अलॉटमेंट हो गया। फिर आपका है प्रथम मांग के बारे में बात करें तो प्रथम मांग राशि देय होने पर सेम एंट्री हो जाएगी जैसे अलॉटमेंट में की थी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा और जो प्रथम मांग पर जो वास्तविक राशि मांगी जाएगी वो आ जाएगी। तो प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रथम मांग राशि प्राप्त की तिथि आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, जो भी राशि मांगी गई है जिसमें जो राशि प्राप्त हुई है एज ए अलॉटमेंट की तरह वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरीके से आपका जो सेकंड कॉल है या फाइनल कॉल है उसकी इसी तरीके से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो अन्य मांगों पर लेके प्रथम मांग की तरह ही होंगे, केवल मांग की संख्या बदल जाएगी। जैसे द्वितीय मांग की दशा में द्वितीय मांग खाता है सेकंड एंड कॉल लिखा जाएगा और अंतिम मांग जो भी हो उसके साथ में अंतिम शब्द भी यहाँ पे जोड़ा जाना अनिवार्य होता है। जैसे यदि तृतीय मांग अंतिम मांग हो तो तृतीय एवं अंतिम खाता एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखा जाना चाहिए। आवेदन राशि में आवंटन राशि से संबंधित पृथक पृथक खाते खोलने के स्थान पर कुछ कंपनियां एक ही खाता खोलती है।
जिसे शेयर आवेदन एवं आवंटन खाता कहते हैं, यानी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कहा जाता है। कई कंपनियां अलग अलग खोलती है और कई कंपनियां इनको कंबाइंड में खोलती है। अगर अलग अलग खोलेगी तो शेयर एप्लीकेशन अलग हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलग हो जाएगा। अगर कंबाइंड खोलेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आवेदन राशि को पूंजी खाते में स्थानांतरित करने की एवं आवंटन राशि देय होने की एक ही प्रविष्टि यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक ही खोला जाएगा तो आवेदन राशि को जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की और आवंटन राशि देय, जो भी आवंटन राशि देय होगी तो उसकी यहाँ पे एक ही एंट्री की जाएगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। अब आपका थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके आपको समझना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो आपका कंपनी अकाउंट्स वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसको। अंकुर लिमिटेड 1 फरवरी 2009 जो डेट दे रखी है वो 25 रुपए वाले कितने, 25 रुपए वाले 5,000 समता अंशों यानी इक्विटी अंशों के लिए विवरण प्रोस्पेक्ट जारी करती है। 10 रुपए तो यहाँ पे किस पे ले रहे हैं, आवेदन पर, 10 रुपए यहाँ पे आवंटन पर ले रहे हैं। और शेष प्रथम एवं अंतिम मांग यानी शेष आपका कितना हो गया, 5 रुपया शेष हो गया। तो शेष फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देय है। आवेदन सूचियां 15 अप्रैल 9 को बंद हो जाती है। आवंटन राशि 15 मार्च 9 तक देय थी। प्रथम एवं अंतिम मांग 15 अप्रैल 2009 देय है को की गई है। तो कंपनी की पुस्तकों में उपयुक्त व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां ये मानते हुए दीजिए कि सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा सभी राशियां यहाँ पे प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब इस संबंध में एक बेसिक एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने हैं आपके, 5,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, 25 रुपए वाले हैं, 10 रुपये आवेदन पे है, 10 रुपये आपके बंटन में है और 5 रुपये आपका फर्स्ट एंड अंतिम कॉल पे है। तो फर्स्टली एंट्री करेंगे जैसा कि जनरल का प्रारूप आप सभी लोग जानते हैं। जनरल ऑफ अंकुर लिमिटेड आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ और डेबिट साइड और सीआर साइड की राशि यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डेट ट्रांजेक्शन 15 फरवरी का दे रखा है वो देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है यहाँ पे कितना है, यानी 5,000 आपके इक्विटी शेयर है, 10 रुपये आप आवेदन पे मांग रहे हैं। तो राशि कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। फिर नेक्स्ट आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो सेम राशि यहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है। अलॉटमेंट में कितने रुपये मांगा जा रहा है, 10 रुपये मांगा जा रहा है, 5,000 शेयर्स है। ठीक है, तो 5,000 इंटू 10 कर देंगे तो 50,000 रुपये की राशि अलॉटमेंट पर देई है, वो मांगी जा रही है। 50,000 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है सभी राशियाँ तय समय पर प्राप्त हो चुकी थी। अब अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 50,000 रुपये की राशि यहाँ पे आपकी प्राप्त हो जाएगी। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी, यानी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपये मांगा गया है, 5 रुपये मांगा गया है और 5,000 आपके इक्विटी शेयर्स है। तो राशि कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये आपका ड्यू हो जाएगा। किस पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25,000 रुपये ये हो गया। ठीक है, फिर 25,000 रुपये आपको प्राप्त करने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 रुपये डेबिट साइड में आ गया और 25,000 रुपये आपको शेयर साइड में यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आपकी ये बेसिक जो एंट्रियाँ हैं वो यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज की स्टार्ट की है। अब वैकल्पिक विधि के बारे में बात करें यहाँ पे, जब अंश आवेदन राशि एवं बंटन राशि का पृथक पृथक खाता न खोलकर एक ही खाता खोला जाता है, कंबाइंड खाता खोला जाए तो उसमें किस प्रकार से एंट्री होगी। जनरल ऑफ अंकुर लिमिटेड है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर आपका लेजर फोलियो जो भी है, डेबिट और आपका क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन यानी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन और आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि कितनी है, 50,000 रुपये यहाँ पे और की है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इनकी ड्यू एंट्री इनको ट्रांसफर कर देंगे, किसमें, कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। 50,000 रुपया तो आपका एप्लीकेशन पे था, 50,000 रुपया आपका अलॉटमेंट पे था, यानी 10 रुपये आपके एप्लीकेशन और 10 रुपये आपके अलॉटमेंट पे थे। 20 इंटू 5,000 कर देंगे तो आपका 1 लाख रुपया आ गया। कितना हो गया, 1 लाख रुपया आ चुका है। तो 1 लाख की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री की बात करें, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जो राशि है, ऊपर एप्लीकेशन की बात की थी 50,000 रुपये की, अब अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करनी है। तो अलॉटमेंट की राशि यहाँ पे प्राप्त करेंगे, कितना, 50,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको शेयर कैपिटल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू डेट हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो कितनी है, 25,000 रुपये ड्यू है।
फिर ये राशि प्राप्त हो जाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 25,000 रुपये यहाँ पे आपकी राशि प्राप्त हो जाएगी बैंक में। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकल्पिक विधि से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बकाया मांग एंड कॉल्स इन एरियर। क्या होता है कॉल्स इन एरियर, इसके बारे में बात करते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, हालांकि लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, पुनः करते हैं। यानी जब अंशधारी द्वारा, यानी अंशधारी से कंपनी द्वारा जो राशि, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे इसके अलावा फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, या तृतीय अंतिम या फाइनल कॉल हो, ठीक है, वो राशि मांगी जाती है। तो किसी भी स्टेज पर, चाहे अलॉटमेंट पर या फर्स्ट सेकंड या फाइनल कॉल पर, अगर अंशधारी द्वारा तय समय पर राशि नहीं दी जाती है कंपनी को, तो उसी को ही एक तरीके से कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बकाया मांग कहा जाता है। तो जब कुछ अंशधारी किस्तों के भुगतान की निर्धारित अंतिम तिथि तक किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं, तो सभी चुकाई गई किस्तों के योग को बकाया मांग कहते हैं। सभी नए, ठीक है, जो भी किस्तें नहीं चुकाई गई, अलॉटमेंट की, फर्स्ट की या सेकंड की या फाइनल की जो भी कॉल है, तो जो भी राशि नहीं चुकाई जाती है वो एक तरीके से आपकी बकाया मांग यानी कॉल्स इन एरियर कहलाती है। अब बकाया मांगों पर ब्याज है। इस संबंध में कंपनी ने प्रावधान कर रखा है, जो अंशधारी अपनी बकाया मांगों पर तय समय पर भुगतान नहीं करता कंपनी को, तो उस संबंध में कंपनी द्वारा एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी के जो संचालक है, डायरेक्टर है, वो चाहे तो उस ब्याज को माफ भी कर सकते हैं और चाहे तो संपूर्ण ब्याज भी ले सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी ऐप, यानी जो सारणी ऐप है, के अकॉर्डिंग बकाया मांगों पर 10% कितना, यानी 10% यहाँ पे जो भी बकाया मांग है, जो भी राशि है, जो भी अवधि है, उस अवधि का 10% की दर से अंशधारी से ब्याज वसूल किया जाएगा। संचालकों को ब्याज दर कम करने, अधिक करने या बिल्कुल भी वसूल नहीं करने का राइट्स होता है। यानी ब्याज दर को कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है, और बिल्कुल भी वसूल नहीं करने का आदेश भी दे सकता है। वो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट इसमें अब लेखांकन किस प्रकार से होगा, किसका बकाया मांगों की संबंध में लेखा किस प्रकार से होगा, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, थ्योरेटिकल। बकाया मांगों के संबंध में लेखा है, तो सामान्यतः बकाया मांगों के संबंध में अलग से कोई लेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब किस्त देय की जाती है तो संबंधित किस्त के खाते को देय राशि से डेबिट किया जाता है, तथा जब किस्त प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि से संबंधित किस्त को यानी विपरीत कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ड्यू पे वो डेबिट होती है, बाद में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है जैसे राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार किस्त का खाता जितना डेबिट शेष व्यक्त करता है वही बकाया मांग होती है। जब भी ये बकाया मांग भविष्य में प्राप्त होती है तो बैंक खाते को डेबिट कर संबंधित किस्त को क्रेडिट यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद है कि कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लेखापाल होते हैं, बकाया मांग के लिए अलग से बकाया खाता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं। ऐसी दशा में बकाया मांग रहने की दशा में बकाया मांग राशि के खाते को डेबिट तथा संबंधित किस्त खाते को क्रेडिट किया जाता है। भविष्य में जब भी बकाया मांग प्राप्त होती है तो बैंक खाते को डेबिट कर दिया जाता है, और जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है उसको सीआर यानी क्रेडिट कर दिया जाता है। जब प्रश्न में, अब इंपॉर्टेंट है, यानी जब प्रश्न में बकाया मांग खाता बनाया गया हो तभी इस प्रविष्टि को करना चाहिए, यानी बकाया मांग खाता बनाया गया हो तभी इस प्रविष्टि को करना चाहिए, अन्यथा विभिन्न किस्तों के खातों का डेबिट शेष ही बकाया मांग राशि मानी जाएगी। बकाया मांग एवं उन पर लगाए गए ब्याज की प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की जाती है। यानी जो कॉल्स इन एरियर होता है तो उन पर अब स्वाभाविक है कि कंपनी द्वारा ब्याज वसूल किया जाएगा, तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्री होगी, जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता न खोला जाए। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, अगर जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता नहीं खोला जाए, यानी सूचना के अभाव में ऐसा ही करना चाहिए। अगर प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं दे रखी है तो आपको जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता नहीं खोलना है। ठीक है, और अगर सूचना प्रश्न में दे रखी है कि अलग से खाता खोलना है तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर प्रश्न में सूचना नहीं दे रखी है तो अलग से खाता खोलने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब व्यवहार एंट्री क्या होगी, तो बकाया मांग होने पर तो कोई अलग से प्रविष्टि यहाँ पर नहीं की जाती है, संबंधित किस्त या मांग खाते डेबिट शेष को यहाँ बकाया मांग का सूचक माना जाता है। अब भविष्य में बकाया मांग प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर में बकाया मांग प्राप्त हो जाती है, अगर बंटन राशि प्राप्त होती है तो आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन कोई बकाया नहीं होता है, क्योंकि एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होगी तभी अलॉटमेंट होता है। तो बंटन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तृतीय अंतिम कॉल बकाया हो सकती है। तो बंटन राशि प्राप्त इन फ्यूचर में हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, जो भी राशि है वो आ जाएगी। जो एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड है, प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, यानी एरियर्स ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ मनी रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। फिर अन्य मांग राशियों की दशा में मांग खाते का नाम प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जैसे आपका प्रथम मांग आ गया, सेकंड में आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड टू शेयर थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी राशि हो जाएगी। ये तो हो गया जब बकाया मांग खाता नहीं खोला जाता है। और जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता ओपन किया जाए, स्पष्ट रूप से प्रश्न में अगर सूचना दे रखी है तो आपको इस प्रकार से करना है। तो बकाया मांग होने पर, बंटन राशि बकाया रहने पर तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो प्रथम मांग राशि बकाया रहेगी तो कॉल्स इन एरियर तो शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, और इसी तरीके से आपकी सेकंड फाइनल कॉल या थर्ड कॉल बकाया है तो वो सेम एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, यानी टू शेयर सेकंड
या थर्ड या फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, भविष्य में किसी भी किस्त की बकाया राशि प्राप्त हो जाती है, इन फ्यूचर में अगर किसी भी किस्त की बकाया राशि यहाँ पे प्राप्त हो जाती है तो एंट्री हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर जो भी है, कॉल रिसीव्ड, जो भी कॉल है आपका फर्स्ट है सेकंड है फाइनल है, यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बकाया मांग पर तो कॉल्स इन एरियर्स में यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगा, या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड या फाइनल कॉल, यहाँ पे नाम आ जाएगा। बकाया मांग पर ब्याज का लेखा किस प्रकार से किया जाएगा, तो ब्याज की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, यानी जो भी कॉल्स है उसका नाम आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स ऑन एरियर्स आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ष के अंदर ब्याज खाते का हस्तांतरण करने पर, अब इस तरीके से जो अंशों पर बकाया राशि है, कॉल्स इन एरियर है, उस पर कंपनी को ब्याज प्राप्त होता है, तो वो एक तरीके से कंपनी के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी गेन होता है। तो इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस संबंध में आपकी एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जो भी राशि ब्याज प्राप्त हुई है वो यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट इसमें बकाया मांगों का चिट्ठी में प्रावधान किस प्रकार से किया जाएगा, यानी जो भी आपके बकाया मांगे हैं तो उनका बैलेंस शीट में किस प्रकार से प्रावधान किया जाएगा। तो सभी किस्तों की बकाया राशि का योग कर इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में मांगी गई पूंजी यानी कोल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार घटाने पर पेड अप कैपिटल आपकी प्रदत्त पूंजी आ जाती है। ठीक है, यदि बकाया मांगों में प्रीमियम की राशि, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना आपको, यानी बकाया मांगों के अंतर्गत अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि यानी प्रीमियम की राशि यहाँ पे अगर शामिल हो तो पूंजी का बकाया मांगी गई पूंजी में से माइनस करेंगे तथा प्रीमियम का बकाया प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से घटाया जाएगा। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी पूंजी का तो शेयर कैपिटल अकाउंट से माइनस करेंगे और प्रीमियम की जो राशि है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बकाया राशि को चिट्ठे में निम्न प्रकार से विभाजित दिखाया जाना चाहिए। एक तो है कंपनी के संचालकों द्वारा न चुकाई गई राशि का विवरण होना चाहिए। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों यानी जो अदर शेयर होल्डर्स है, अन्य व्यक्तियों द्वारा न चुकाई गई राशि का यहाँ पे विवरण होना चाहिए। अब आपका उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं साथ साथ में आपका प्रैक्टिकल भी देखते जा रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं। यानी अतिथि लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 प्रेफरेंस शेयर, कौन से हैं 20,000 प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंशों के लिए समूल्य पर किस पर एट पार पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इस प्रकार से आवेदन पर यहाँ पर 3 रुपया मान सकते हैं, 30% है, यानी 30%, आवंटन पर 50% और प्रथम मांग पर यहाँ 20%, यानी एक तरीके से आपका 352। ठीक है, ये मांग रहे हैं और जनता ने कितने 19,000 अंशों के लिए, किसके लिए, यानी 19,000 अंशों के क्रय के लिए आवेदन किया है। तो कंपनी द्वारा सभी को अंशों का आवंटन कर दिया गया है। एक अंशधारी महेश, यानी एक अंशधारी कौन सा, महेश है, जो 500 अंशों पर आवंटन, यानी 500 अंशों पर एक तो अलॉटमेंट की राशि नहीं दे रहा है, चुका रहा है किसकी, अलॉटमेंट, और 500 अंशों पर ही क्या प्रथम यानी फर्स्ट कॉल यहाँ पे नहीं कर रहा है ऑन टाइम। ठीक है, तो अब यानी 500 अंशों पर आवंटन एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया गया, शेष सभी से देय तिथियों पर राशि प्राप्त हो गई, तो कंपनी के जनरल में आवश्यक प्रविष्टियां आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसकी एंट्री करते पहले अब आपको डिटेल से बताएंगे किस प्रकार की राशि आई है। तो जनरल ऑफ परचेज लिमिटेड है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पहले फर्स्टली बात करते हैं अपन, यानी पहले बात करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर होते तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये 57,000 की राशि किस प्रकार से आई है, यानी कंपनी ने 19,000 अंशों को, कंपनी के 19,000 अंशों को जनता ने क्रय कर लिया है और एप्लीकेशन पर जो राशि है वो कितनी है, 30% है, यानी 100 का 30% करेंगे या 3 रुपये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 57,000 रुपया तो यहाँ पे 57,000 आपका एप्लीकेशन पे प्राप्त हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, यानी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा, कितने 57,000 रुपये की राशि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट पे यानी 19,000 आपके शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर, और अलॉटमेंट पे कितना रुपये मांग रहा है, 50% मांग रहा है या एक तरह से 5 रुपये मांग रहा है, तो 95,000 कितना हो जाएगा, 95,000 आपका अलॉटमेंट पे ड्यू है, तो एंट्री होगी आपकी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी इससे 95,000 से। अब इसमें से अब यहाँ तक तो इजी एंट्री थे, अब थोड़ा टिपिकल है, हालांकि टिपिकल नहीं है, आपको बताएंगे।
अब इसमें से अब एप्लीकेशन पे तो आपका जो राशि ड्यू थी वो वहाँ पे आ चुकी है 57,000, लेकिन यहाँ पे 95,000 ड्यू थी। तो एक व्यक्ति है मई से, जैसे कि उसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसके पास 500 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट की और प्रथम मांग राशि चुकाने में असमर्थ है। तो अब इसमें से अलॉटमेंट के बारे में बात करें, अलॉटमेंट में कितना रुपया प्राप्त होना चाहिए थे? 95,000 रुपया। अब महेश के पास कितने शेयर्स है? 500 है। अलॉटमेंट पर कितना रुपया, यानी कितना मांगा जा रहा है? यानी 50% या 5 रुपया यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो कितना राशि हो गई? 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया महेश द्वारा चुकाई जानी थी, लेकिन उसके द्वारा 2500 रुपया नहीं चुकाया गया है। तो 95,000 में से 2500 या 2,500 माइनस कर देंगे तो आपका 92,500 रुपया प्राप्त होगा। कितना होगा अलॉटमेंट पर? आपका 92,500 रुपये यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स है जो भी महेश के हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे, यानी आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब ये इसमें जो आपका फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल पर कितना रुपये मांगा जा रहा है? 2 रुपये मांगा जा रहा है या 20 रुपये मांगा जा रहा है। तो 19,000 आपके टोटल शेयर्स है। तो यहाँ पर राशि कितनी हो जाएगी आपको? 38,000। कितनी हो जाएगी? 38,000 रुपये ड्यू हो जाएगी। 38,000 रुपये यहाँ पे हो गई। अब इसमें जो मांगी गई है राशि, अब वो जरूरी नहीं है कि जो राशि ड्यू है वो इतनी राशि प्राप्त हो कंपनी को। अब इसमें जो फर्स्ट कॉल पे हालांकि अलॉटमेंट में बात कर चुके हैं कि व्यक्ति महेश है जो 500 शेयर्स का धारक है, अलॉटमेंट पर 5 रुपये नहीं चुकाता है। और जो फर्स्ट कॉल है, अब फर्स्ट कॉल आपकी कितने की है? 2 रुपये की है। और 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल पर नहीं चुका रहा है। कितना नहीं चुका रहा है? 1,000 रुपये यहाँ पे नहीं चुका रहा है, ठीक है। 38,000 प्राप्त होने थे, लेकिन 1,000 रुपये नहीं चुका पा रहा है, तो ये 37,000 रुपये की प्राप्ति की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 500, यानी जो आपके 500 शेयर्स है उनको छोड़कर सभी की राशि यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये कॉल्स इन एरियर। अब बात करते हैं अग्रिम मांग एंड कॉल्स इन एडवांसेज के बारे में बात करें, यानी जस्ट इसका विपरीत है। यानी कॉल्स इन एरियर में तो कंपनी द्वारा जो राशि मांगी जाती है वो जो भी शेयर होल्डर है उसके द्वारा तय समय पर नहीं चुकाई जाती है, जबकि कॉल्स इन एडवांस इसका विपरीत होता है। यानी कंपनी द्वारा एक ऐसी राशि जो मांगी नहीं गई है लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उसके द्वारा एडवांस में वो राशि दे दी जाती है, ठीक है। तो अब इस संबंध में से कंपनी के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जो एक्स्ट्रा राशि उसको बिना मांगे हुए पहले ऑलरेडी मिल चुकी है। अब स्वाभाविक है कंपनी को पहले राशि मिलेगी तो शेयर होल्डर को एक निश्चित % की दर से ब्याज देना होगा। तो इस पर शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। और जो राशि प्राप्त होती है वो एक तरीके से चिट्टे के लाइबिलिटी साइड में उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी कई अंशधारी बार बार मांग राशि का भुगतान करने की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों पर संपूर्ण रकम या राशि का एक साथ चुका देते हैं या भुगतान कर देते हैं। अग्रिम मांग से तात्पर्य कंपनी द्वारा अंशों पर प्राप्त उस राशि से है जो प्राप्ति की तिथि तक कंपनी द्वारा उन अंशों पर मांगी नहीं गई है, अतः कानूनी रूप से देय न होने के कारण अग्रिम मांग ये कहलाती है, जैसे कि इसके बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट आपका कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई कंपनी अपने अधिनियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही, यानी जो उसके पार्षद नियम है, अंतर्नियम है, अगर उनमें ऑथराइज है तो ही किसी अंशधारी की अग्रिम मांग स्वीकार कर सकती है। ऐसी राशि पर लाभांश नहीं दिया जाता। अगर एडवांस में जिस अंशधारी द्वारा पैसा दे दिया गया है वो चाहे कि मुझे जो राशि दी गई उस पर गेन भी मिले, प्रॉफिट भी मिले, जो भी रेशियो उसको किसी प्रकार से कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको कंपनी अधिनियम 2013 की जो सारणी ऐप है, सारणी ऐप के अकॉर्डिंग उसको 12% कितना 12% वार्षिक ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 12% यहाँ पे ब्याज दिया जाएगा। अब जो अग्रिम मांग होती है, अग्रिम मांग का चिट्ठे में किस प्रकार से निरूपण किया जाएगा, किस प्रकार से इसका लेखांकन किया जाएगा? एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है। तो प्राप्त की गई अग्रिम मांग राशि अंश पूंजी का भाग नहीं होती है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से दिखाया जाना चाहिए। इसे किस शीर्षक में दिखाया जाए इस संबंध में कंपनी अधिनियम मौन है। कुछ लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे पेड अप कैपिटल में ही अलग से दिखाते हैं तथा कुछ इससे करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। पेड अप कैपिटल में से अलग से दिखाते हैं या और कुछ इसको करंट लायबिलिटी चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत इसको शो करते हैं। अब इसमें लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग? तो अग्रिम मांग के संबंध में लेखा, जब भी अग्रिम मांग प्राप्त होती है तो अग्रिम मांग खाते यानी कॉल्स इन एडवांस को जमा कर दिया जाता है, यानी कॉल्स इन एडवांस में जमा कर दिया जाता है क्योंकि इस तरह से लायबिलिटीज है। भविष्य में जब भी उसका भुगतान मांगा जाता है तो इसे संबंधित मांग खाते से समायोजित कर दिया जाता है, यानी इसे एडजस्ट कर देंगे। इस संबंध में लेखांकन प्रविष्टि निम्न प्रकार से होगी। अब किस प्रकार से होगी? पहले इसको शेयर किया गया उसको डेबिट कर देंगे। अब इसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से होगा देखते हैं। पहले तो आपका अग्रिम मांग राशि आवंटन या इससे आगे की मांगों पर प्राप्त हुई हो, ठीक है। और एक दूसरी स्थिति होगी यदि आवेदन राशि के साथ ही अग्रिम मांग राशि प्राप्त हो गई हो, यानी आपका अलॉटमेंट की, फर्स्ट की, सेकंड के, फाइनल कॉल की, या आवंटन पर या इससे आगे की जो मांग प्राप्त हुई है। दो स्थिति यहाँ पे दे रखी है। तो आवंटन के बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे अग्रिम मांग राशि आवंटन या अलॉटमेंट पर या इससे आगे की मांगों पर प्राप्त हुई हो। तो अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस। जो भी राशि से आपका 1 लाख रुपये प्राप्त होगा उदाहरण तौर पर, तो 1 लाख रुपये की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी।
ठीक है। अब भविष्य में संबंधित मांग की राशि देय होने पर इन फ्यूचर में जैसे अलॉटमेंट की राशि देय है, फर्स्ट कॉल की, सेकंड या फाइनल, थर्ड या फाइनल कॉल की है, तो उनका समाधान किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांसेज अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स आ जाएगा। अब रेस्पेक्टिव कॉल्स के बारे में करें तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट, सेकंड या फाइनल या थर्ड या फाइनल जो भी कॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड एडवांस कॉल मनी एडजस्टेड, जो भी एडवांस कॉल मनी है वो यहाँ पे एडजस्टेड हो जाएगी। जैसे 15,000 रुपये की एडजस्ट करने हैं तो 15,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकल से देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यदि आवेदन राशि के साथ अग्रिम मांग राशि प्राप्त हो गई हो, यानी आवेदन राशि के साथ में अग्रिम राशि प्राप्त हो जाती है, तो एंट्री होगी इसमें आपके, यानी आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा जो भी राशि प्राप्त हुई है। एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एडवांस मनी है। फिर आवंटन तिथि पर आवेदन पर प्राप्त अग्रिम राशि का समायोजन करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी इन एडवांस। अब इसमें किस प्रकार से राशि आ जाएगी, तो आपका शेयर एप्लीकेशन में तो राशि आ जाएगी समस्त अग्रिम प्राप्त राशि, जैसे आपकी 1 लाख रुपये अग्रिम प्राप्त राशि है तो वो आ जाएगी। फिर इसमें शेयर अलॉटमेंट पर जैसे मान के चलो आपको 20,000 रुपये देना है, तो 20,000 रुपये इसको डेबिट कर, सॉरी शेयर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और फिर रिमेनिंग राशि कितनी रह गई आपकी, यानी 1 लाख आपको एडवांस प्राप्त हुए, 20,000 का समायोजन हो गया, बाकी राशि कितनी हो गया, पॉलिसी एडवांस 80,000 रुपये पॉलिसी एडवांस हो जाएगी। आगामी जो भी मांग होगी उसमें 80,000 में से इसमें समायोजन करते चलेंगे। भविष्य में मांग राशि देय होने पर तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल, जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फाइनल कॉल है वो इस प्रकार से इस राशि का समायोजन करते चलेंगे। नेक्स्ट स्थिति इसमें अग्रिम मांग राशि पर ब्याज का लेखा। तो अग्रिम मांग राशि है तो उस पर स्वाभाविक ब्याज दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, एंड जो शेयर होल्डर है जिसने अग्रिम राशि दी है उनको ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 12%, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा सारणी ऐप के अकॉर्डिंग। तो अग्रिम मांग राशि पर ब्याज का लेखा होगा, तो ब्याज की राशि का भुगतान करने पर तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड इंटरेस्ट ऑन मनी रिसीव्ड ऑन एडवांसेज, जो भी राशि है वो ब्याज की यहाँ पे आ जाएगी। और लास्ट में करेंगे, अब जैसा कि जो पहले वाली स्थिति थी, यानी कॉल्स इन एरियर पर एक तरह से जो 10% ब्याज कंपनी द्वारा वसूल किया जाता था, वो एक तरह से कंपनी के लिए रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, तो उसको P&L सीआर साइड में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन एक तरह से एडवांस राशि प्राप्त हो जाती है कंपनी को, तो उस पर कंपनी द्वारा 12% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। वो एक तरह से कंपनी के लिए एक्सपेंसेज, एक तरह से लॉसेज या हानि है, ठीक है। तो इस संबंध में P&L अकाउंट का डेबिट कर देंगे, तो जो भी राशि पर ब्याज दिया गया है उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। जो भी राशि ब्याज के रूप में दी गई है वो यहाँ पे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यानी अंकिता लिमिटेड 10 रुपये वाले 50,000 समता अंश निगमित किए हैं। देय राशि इस प्रकार थी, आवेदन पर 3 रुपये हैं, यानी एप्लीकेशन 3 रुपये हैं, काउंटर में 3 रुपये हैं, और प्रथम मांग पर 2 रुपये हैं, और अंतिम मांग यानी अंतिम मांग पर आपके 2 रुपये हैं, ठीक है। एंड 3:3:2 के रेशियो में ये आपको मांग पर जो राशि देनी है। अंशों का आवंटन 1 जनवरी 6 को किया गया, आवंटन पर 31 जनवरी को प्राप्त हुई, तो जो भी राशि दे रखी है। फिर इसमें बात करते हैं लास्ट में, अब इसमें मेन चीज है द्वितीय अंतिम मांग, ये तारीख दे रखी है। अब अंशधारी एक व्यक्ति है, कौन है अंशधारी, इसका नाम है मनोज। क्या नाम है, मनोज। अब मनोज जिसके पास कितने अंश थे, 500 अंशों का वो धारक है, 500 अंश है, बंटन पर ही प्रथम एवं द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर देता है, यानी आवंटन पर ही वो प्रथम एवं द्वितीय या अंतिम मांग का भुगतान कर देता है, ठीक है। आवंटन में कितना रुपये देना है, इसको 3 रुपये देना है। लेकिन जो बाकी के जो रिमेनिंग आपके फर्स्ट और सेकंड या फाइनल कॉल के 4 रुपये, वो 4 रुपये ही 3 रुपये के साथ में ऑलरेडी दे देता है। इस तरह से कंपनी को 3 रुपये प्राप्त करने थे, लेकिन उसको 7 रुपये प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बंटन पर ही प्रथम एवं द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर दे दिया, तथा अंशधारी एक दूसरा अंशधारी कौन है, विजय, जिसके पास 1000 अंश है। कितने, इसके पास 1000 अंश है। ये प्रथम मांग पर, यानी प्रथम मांग ड्यू होने पर द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर दिया। प्रथम मांग 2 रुपये है, 2 रुपये उसने पहले ऑलरेडी, यानी 2 रुपये देने थे, लेकिन 4 रुपये उसने दे दिए, ठीक है। प्रथम मांग द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर दिया है। कंपनी द्वारा अग्रिम मांग राशि सारणी ऐप, यानी सारणी ऐप द्वारा निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान 31 मई को किया गया है। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है, इन 12% की दर से यहाँ पे ब्याज देना होगा। अब इसमें आवश्यक प्रविष्टियां करनी है, ठीक है। तो ये ऊपर देख लेते हैं, 5,000 समतांश है, 10 रुपये वाला है एक, आवेदन पर 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये हैं, प्रथम मांग पर 2 रुपये है, और सेकंड अंतिम कॉल पर 2 रुपये है। जिसमें 2 अंशधारी, एक तो मनोज है, एक विजय है। तो मनोज 500 अंशों का धारक है, प्रथम एवं द्वितीय अलॉटमेंट पर ही प्रथम द्वितीय मांग का भुगतान कर देता है, जबकि विजय है वो प्रथम मांग पर द्वितीय मांग का भुगतान कर देता है, जिसके पास 1000 अंशों का धारक है। तो अब इस संबंध में कंपनी की लेखा पुस्तक में एंट्री करनी है। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं, अच्छी तरह देखना। अगर आपकी ये एंट्री समझ में आ गई, जो राशि किस प्रकार से निकाली जा रही है, अगर ये समझ में आ गई तो आपको
आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा इसमें। देखते हैं इसको। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन में कितने रुपए मांग रहे हैं यहाँ पे, यानी 50, यहाँ पे यानी 50,000 आपके क्या है, शेयर है, इक्विटी शेयर है। 3 रुपये एप्लीकेशन में मांग रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए है आपका यहाँ पे, इस प्रकार से 1.5 लाख रुपए आ चुका है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन में रिसीव्ड आ गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, कितने से, 1.5 लाख रुपए की राशि से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट पर कितना रुपये मांगा जा रहा है, 3 रुपये मांगा जा रहा है, 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1,50,000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 लाख हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, कितने से, 1.5 लाख रुपये से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या अब आएगी आपके सामने, यहाँ तो नॉर्मल एंट्री थी, अब इसमें एक व्यक्ति कौन है, मनोज है, जिसके पास कितने अंश है, 500 अंश है। अलॉटमेंट पर कितने रुपए, यानी अलॉटमेंट पर कितना देना है, 3 रुपये देना है, लेकिन उसने प्रथम एवं द्वितीय मांग कितने की है, 2 की है। तो प्रथम अलॉटमेंट के साथ ही इसने 2 रुपये और ये 2 रुपये, इनका यानी 4 रुपये का एडवांस में भुगतान कर दिया है। कंपनी को मिलने थे 3 रुपये और उसको प्राप्त कितने हो गए, 7 रुपये, ठीक है। अब इस संबंध में अब ये एंट्री देखते हैं कैसे हुई, कैसे राशि आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 1,52,000 है, अभी देखेंगे कैसे आई है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांसेज है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यानी अलॉटमेंट पर कितना रुपये प्राप्त होना था, यानी 50,000 शेयर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है, 1.5 लाख रुपये कंपनी को प्राप्त होना है। लेकिन एक अंशधारी है, मनोज कौन है, जिसके पास 500 अंशों का उधारक है और वो प्रथम मांग पर 2 रुपये हैं और सेकंड मांग अंतिम कॉल पर 2 रुपये हैं, यानी 4 रुपये का एडवांस भुगतान कर देता है। तो 500 × 4 कर देंगे तो 2,000 रुपये, कितने का, 2,000 रुपये का वो एडवांस में भुगतान कर चुका है। तो इस समय में टोटल जो राशि प्राप्त होगी कंपनी कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख तो आपका अलॉटमेंट का है, 2,000 एडवांस में हो गया तो 1,52,000 हो गया। 1.5 लाख तो आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का है और कॉल्स इन एडवांस एक तरह से लायबिलिटीज इसको शेयर रखेंगे तो 2,000 रुपये आपका एक तरह से कॉल्स इन एडवांसेज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी राशि समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आपका 50,000 यहाँ पर शेयर्स है और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये मांगे जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया की ड्यू एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से जो कॉल्स इन एडवांस था किसका, मनोज का, अब उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, यानी उससे 2,000 रुपये एडवांस प्राप्त हो चुके थे, 1,000 रुपये तो फर्स्ट कॉल के, 1,000 रुपये यहाँ पे सेकंड कॉल के 2-2 रुपये के हिसाब से। इसको एडजस्ट करेंगे पहले कॉल इन फर्स्ट कॉल में। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल अकाउंट है तो 1,000 रुपये का एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर 1,000 का फिर आगे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं, तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये प्राप्त होना था, लेकिन 1 लाख का समाधान हो चुका है, बाकी कितना 1,000 रुपये शेष रहा, तो 1,01,000 रुपये प्राप्ति हो जाएगी। और तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का यहाँ पे 99,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख यहाँ पे 1,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है। और कॉल्स इन एडवांस है 2 रुपये, यहाँ पे कितने का हुआ है, कॉल्स इन एडवांसेज यहाँ पे आपका 2,000 रुपये का कॉल्स इन एडवांसेज हो जाएगा, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड अलोंग विथ कॉल्स इन एडवांसेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, 50,000 आपके शेयर्स है, 2 रुपये का है तो 1 लाख रुपये का ड्यू हो गई। फिर इसमें से कॉल्स इन एडवांसेज का बात करें, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो एडवांस मनी एडजस्टेड टू सेकंड कॉल है। तो एडवांस मनी के बारे में बात करें यहाँ पे तो 3,000 रुपये की एडवांस मनी हो जाएगी, क्योंकि 1,000 रुपया तो आपका जो मनोज था उसका था और दूसरा जो कैंडिडेट है उसका 2,000 हो जाएगा। यहाँ 3,000 रुपये इस प्रकार से आ चुके हैं। फिर 1 लाख रुपये प्राप्त करने थे, लेकिन 3,000 रुपये का यहाँ समाधान हो चुका है, तो 97,000 प्राप्त होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, 97,000 यहाँ पे राशि आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं कि अब इंटरेस्ट के बारे में बात करें, 12% की दर से अब इंटरेस्ट देना है। तो ब्याज की गणना के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक का पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट शेयर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस मनी यानी 6 यानी तो यहाँ पे अब वर्तमान में बात करें तो आपका कंपनी ने 2013 की सारणी ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रेट है 12% है। पहले ये 1956 में 6% थी, अब इसको चेंज करके 12% कर दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंटेड टू बैंक अकाउंट के बारे में बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। यहाँ पे जो 30 रुपये 6% के हिसाब से दिया गया है, अगर 12% के हिसाब से करेंगे तो 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये राशि किस प्रकार से निकाली गई है, यानी मनोज भी 1,000 रुपये की माह के लिए
जो भी राशि दे रखी है वो आ गई, और यहाँ पे 3 माह के लिए इतनी राशि आ चुकी है। और जो विजय है उसमें जो कॉल उसने एडवांस 2000 दिया था उसकी राशि आ चुकी है। इस प्रकार से ये राशि आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको लंबा नहीं करेंगे। यानी एट पार यानी समूल्य पर जो अंशों का निर्गमन किया जाता है, पॉलिसी एरियर्स क्या होता है, एडवांस क्या होता है, किस प्रकार से उसे ब्याज दिया जाता है, ठीक है, वो पी में किस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं, किस प्रकार से एंट्रियाँ करते हैं, डिटेल से बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ प्रीमियम किस प्रकार से किया जाता है। पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर प्रोविजंस देखेंगे, फिर जनरल एंट्री देखेंगे, और लास्ट में फिर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।